लिखना था ना उसमें तो सिर्फ। अब किस चीज का इंतजार है? अब तो समय आ गया ना भाई, करो या मरो की स्थिति अब तो आपकी। किसी ने किए पांचों? दो, तीन लोगों ने कर लिए, चार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हो गए। अब अपन चेक करेंगे कि उसमें कितने सही है कितने गलत, वो अलग चीज है, ठीक है। हम लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ चुके थे बताइए? सेट नंबर 3, 4। फोर पूरा हो गया था, मतलब 4 के फिल इन द ब्लैंक्स हो गए थे क्या? लास्ट करना है अब। चलिए सेट नंबर 5 पे आ जाइए। ओके, सेट नंबर 5, 4 हो गए थे हमारे। हम क्या कर रहे हैं वो मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं, बता दे रहा हूं, रिवाइंड करा दे रहा हूं। हम अभी तक कर रहे थे सेट नंबर 1 से लेके 5 तक के फिल इन द ब्लैंक्स, यस और नो। हमने विगत 4 सेट के फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए। अब हम आ गए हैं सेट नंबर 5 पे, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, I have seen dash lot of places. I have seen dash lot of places. ऑप्शन है आपके all, a, n या the, ठीक है ना, वही तरीका है। क्या आप लोगों ने कर लिए हैं सॉल्व? नहीं किए हैं? एक काम करते, कितना हमारे पास क्वेश्चन है? नहीं, 7 है ना। तो आप सभी के पास 3 मिनट का समय है, करिए, शुरू स्टार्ट करिए, है ना। करिए सभी बच्चे। बेटा आपको सेट नहीं मिला है क्या बीच में? कहाँ है सेट? आपका सेट आपको नहीं मिला, ले लेंगे। आपको मिल गया? हाँ, हो गए, गुड। सभी के हो गए? नहीं, अभी सभी लोग कर रहे हैं ना, कर लीजिए कर लीजिए। बेटा आपके हो गए लास्ट बेंच, मतलब लास्ट सेट नहीं मिल रहा आपको? मिल गया? सभी कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। मिल गया बेटा? चलिए, हो गए सभी के? स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई हैव सीन डैश लॉट ऑफ प्लेसेस। यस, बताइए। जिनका आंसर ए है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका आंसर ए है, हाथ खड़े करें। ए मतलब ऑल। जिनका आंसर बी है,
जिनका आंसर सी है और जिनका आंसर डी है, डी वाले आप दोनों ही है। बस बताइए क्यों, द क्यों आएगा? क्या तो जगह की बात में हमने कब पढ़ा है कि द आता है? ये हमने कब पढ़ा दिया आपको? कभी बताया मैंने आपको कि प्लेसेस की जगह या जगह का नाम ऐसा कुछ हो तो द लगाते हैं? और यहाँ तो नाम भी नहीं है। कहना चाह रहे हैं आई हैव सीन, मैं देख चुका हूँ कई सारी जगह, और कई सारी जगह के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है अ लॉट ऑफ प्लेसेस। देखो द यहाँ क्यों नहीं आएगा, सोचो जरा। क्योंकि प्लेसेस की बात कर रहे हैं, कोई निश्चित जगहों की बात नहीं हो रही है। तो द तो किसी कंडीशन में, द लॉट ऑफ प्लेसेस की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अ क्यों आएगा और एन क्यों नहीं आएगा, इसका भी हमें कारण पता है। क्योंकि जब हम ल या लॉट पढ़ेंगे तो उच्चारण क्या आ रहा है? ल का। ल क्या है? व्यंजन। व्यंजन के साथ क्या आता है? ए आता है, एन नहीं आता है। एन कब आता है? जब उच्चारण क्या हो? स्वर का उच्चारण, हिंदी की वर्णमाला का स्वर का उच्चारण हो, तो तब क्या लगाते हैं हम? तो यहाँ पर क्या आना है? और ऑल की भी कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। आई हैव सीन ऑल लॉट ऑफ प्लेसेस भी आवश्यक है, क्योंकि अगर ऑल बोलोगे तो फिर लॉट ऑफ बोलने की जरूरत नहीं है। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? मैं बोल सकता हूं आई हैव सीन ऑल प्लेसेस, लेकिन इसमें जो भाव निकल के आ रहा है आई हैव सीन ऑल प्लेसेस का मतलब मैंने सभी जगह देख रखी है। और ऐसा वो नहीं कहना चाहता, वो कह रहा है मैं कई सारी जगह देख चुका हूं। और कई सारी जगह बोलने के लिए हमें क्या बोलना चाहिए? अ लॉट ऑफ। क्या बोलते हैं? अ लॉट ऑफ थिंग्स हो सकता है, प्लेसेस हो सकता है, बुक्स हो सकता है, कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना? समझ गए? चलिए, क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। अगला वाला जब आपने किया होगा तो आपने मन ही मन में सोचा होगा कि पिछले क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा फायदा है, अगर आपने किया है तो, है ना? है ना? आत्मविश्वास बड़ा होगा कि यार जो पुराना हम पढ़ रहे हैं उसका कहीं तो आगे यूज हो रहा है। देखिए क्यों मैंने ऐसा कहा। अगला क्वेश्चन कितना स्पष्ट है कि आई प्रेफर, और मैंने एग्जाम्पल भी बोला था, मुझे याद है बहुत अच्छे से, आई प्रेफर टी डैश कॉफी। क्या आएगा इसमें? मैं ऑप्शन दे ही नहीं रहा हूं क्योंकि ऑप्शन देने वाली बात इसमें है नहीं। स्पष्ट हमें समझ में आ रहा है कि इसमें क्या आएगा? टू आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्रेफर हमने एक ऐसा वर्ड पढ़ा था जो कि क्या होता है, लैटिन एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में आता है, और इसके बाद आने वाला जो प्रीपोजिशन है वो क्या है? टू है। पढ़ा था क्या हमने? कुछ और ऐसे वर्ड्स पढ़े थे, कौन कौन से? सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर और प्रेफर। ये 5 शब्द हमने पढ़े थे। इनको क्या कहा जाता है? इनको लैटिन एडजेक्टिव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लैटिन भाषा से लिए गए हैं, इंग्लिश भाषा के ओरिजिनल शब्द नहीं है। अच्छा, क्या इनकी पॉजिटिव डिग्री होती है? नहीं। क्या इनकी सुपरलेटिव डिग्री होती है? नहीं। इनकी सिर्फ कौन सी डिग्री होती है? इनका इस्तेमाल सिर्फ किसके लिए करते हैं? कंपैरिजन के लिए करते हैं। क्लियर हो रहा है? ये हमने बात की थी। और इनके बाद आने वाला जो प्रपोजिशन है वो क्या है? कौन कौन से हैं? सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर और प्रेफर। 5वां यही शब्द है। हम ऑलरेडी बात कर चुके इसलिए हमने शॉर्ट में बता दिया। जिनने स्टार्टिंग की क्लास नहीं की है वो अपने मित्रों से बात कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? देखो स्पष्ट क्या आंसर है? 2। अच्छा, दूसरी बात भी यही कर लेते हैं। बाकी कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ क्या आता है? बाकी कंपैरेटिव, सामान्य तौर पर हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या लगाते हैं? देन। जैसे मैं बोलूं मुंबई, मुंबई, मुंबई एस क्यों लग रहा है ना? मुंबई इज लार्जर। लार्जर क्या हो गई? कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री हो गई? लार्जर देन। यस और नो? देन भोपाल, जो भी आप लिखना चाह रहे हो, है ना? ठीक है। जनरली कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है? देन आता है। THAN। ये भी कई बार क्वेश्चन को घुमा देते हैं। और यहां पर एक ऑप्शन, मान लीजिए उन्होंने यही क्वेश्चन दिया, मुंबई इज लार्जर डैश भोपाल, ये ऑप्शन दे दिया ना। इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपको पता नहीं है तो। ए ऑप्शन दे दिया मान लीजिए 2, बी ऑप्शन आपको दे दिया THEN देन, सी ऑप्शन दे दिया THAN, और डी ऑप्शन दे दिया कुछ भी दे दिया, मान लो बाय दे दिया। तो बताइए क्या लगाएंगे हम?
THAN, ये भी हमें पता होना चाहिए, पता होगा तभी हम वहां क्लिक कर पाएंगे, वरना इन दोनों देन में ही बैठे रहेंगे कि अब क्या करना है, कि 2 देन दे दिए इन्होंने। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है के बाद। उदाहरण के लिए जैसे मैं बोलूं कि आई केम फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से आया, देन आई केम हेयर, फिर मैं उसके बाद देन आई विल गो टू माई होम, फिर मैं अपने घर जाऊंगा, तो देन उसके बाद के बाद, समझ गए? और ये वाला कंपैरेटिव प्रपोजिशन है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद तुलना करने के लिए काम आता है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है सभी को? स्पष्ट एकदम? समझ गए? लिख लो इस बात को भी, देन ये वाला क्या होता है ना? वही जो आपकी बुकलेट है ना, जो आपकी प्रैक्टिस सेट है, उसको एक छोटी मिनी कॉपी बना लो कि सारा रिवीजन उसी में से हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करेंगे इसको अपन। मैंगोज आर बीइंग, किस किस का आंसर ए है, किस किस का आंसर बी है, किनका आंसर सी है, और जिनका आंसर डी है? ओके, डी वाले बताए क्यों? अच्छा चलिए मैं एक स्पष्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, ये कौन सी वर्ब की फॉर्म है? वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? गजब मत करिए भाई, थर्ड फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? ये कौन सी फॉर्म है? और ये कौन सी फॉर्म है? अच्छा, फिर ये वाली कौन सी फॉर्म है? देख लो, मैं बता दे रहा हूं। बाय, बाय मीन्स होता है खरीदना, परचेज करना या खरीदना। बाय की सेकेंड फॉर्म होती है बॉट, थर्ड फॉर्म भी होती है बॉट, फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म जिसको हम कहते हैं होती है बाइंग, और फिफ्थ फॉर्म जिसको हम सिंगुलर फॉर्म कहते हैं वो क्या कहते हैं? बाइज। तो इसमें बाइड नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है। ठीक है, पहला। दूसरा क्वेश्चन उठता है, सर ये आर और बीइंग ये एक साथ क्या कर रहे हैं? तो ये क्या चक्कर है? ये एक्टिव पैसिव, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। कैसे पता चला? क्योंकि आर के साथ बीइंग कब आता है? पैसिव में। इसको भी पूरा समझ लो। तो इसका करेक्ट आंसर तो पहले बॉट है, BOUGHT। क्लियर हो रहा है? और ये वर्ब की यहां कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? तो करेक्ट आंसर इज बॉट। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझते हैं, ध्यान देख लो सभी। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, तो कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है अगर वो प्रेजेंट का है, कौन से का है? और कंटिन्यूअस है, कौन सा है? तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम और आर। यस और नो? अगर वो पास्ट का है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज या वर। और अगर वो फ्यूचर का है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल या शैल प्लस बी। यस और नो? क्लियर हो रहा है? और इस वाले टेंस में जो वर्ब की फॉर्म चलती है वो कौन सी चलती है? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कोई भी एक बात बोल सकते हो, बात एक ही है। इतना क्लियर हो रहा है? आपको सेंटेंस इस टेंस में मिलेगा ऐसा लिखा हुआ, तो आपको इसका जब भी पैसे बनाना है तो कैसे बनाओगे? तो आपको स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिलेगी, उसी को फोर्थ फॉर्म बोल दो, और ऑब्जेक्ट मिलेगा। यस और नो? जैसे मैं एक एग्जांपल बोलूं, मैंने कहा ही इज बाइंग मैंगो, ही इज बाइंग मैंगोज करते हैं, ज्यादा है, बहुवचन है। ठीक है? और हमसे कहा गया कि मान लीजिए इसका पैसिव वॉइस बना दीजिए। इसका क्या बना दीजिए? एक्टिव से पैसिव बना दीजिए। तो पहले हम चेक करते हैं टेंस कौन सा है। टेंस चेक करने का तरीका क्या है? इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस है, क्योंकि हमने यहां से हेल्पिंग वर्ब उठाई है, यानी कि ये प्रेजेंट है, सॉरी ये प्रेजेंट है। और तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से जब भी एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं तो ये वाली हेल्पिंग वर्ब में एक शब्द जुड़ जाता है। क्या क्या जुड़ जाता है?
अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसमें इज एम आर प्लस बीइंग जुड़ जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस है तो वॉज वर प्लस बीइंग जुड़ जाता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो उसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, याद रखिएगा। चलिए इसका बनाओ, बनाने का तरीका वही है, क्या कि ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, फिर जो हेल्पिंग वर्ब दी है उसी में क्या जुड़ जाएगा, बीइंग, तो हम लिख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके बाद, फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, याद रखना ये बात, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, और प्लस प्रीपोजिशन आएगा, और प्रीपोजिशन अधिकतर यानी 90% बाय आता है, क्या आता है, और फिर आता है सब्जेक्ट पीछे, यस और नो। चलो शुरू करें, मैंगोस को आगे ले आओ, तो हमने लिखा मैंगोस। अब ध्यान से सुना, जो ही था वो एक वचन था, तो इस आया था, यस और नो, लेकिन मैंगोस तो बहुवचन है ना, इस एम आर में से क्या आएगा, फिर हमने कहा था कि जो इनमें से लो उसके बाद क्या लगाना है हमको, तो हमने लगाया बीइंग, तो मैंगोज आर बीइंग हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी थी, पहले से बाइंग थी, अब हमें चाहिए वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो क्या होती है, बॉट, तो मैंगोज आर बीइंग बॉट, प्रीपोजिशन बाय, और ही, अब ये ही का ही उठा के यहां नहीं लिखेंगे, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा मैंगोज आर बीइंग बॉट बाय हिम। तो क्या अंतर हो गया सर इससे, जब पहले लिखा था तो क्या मीनिंग था और अब क्या मीनिंग है, कोई भी अंतर नहीं है, इवन टेंस तक नहीं बदला, कहने का तरीका बदल गया, कैसे, ही इज बाइंग मैंगोज, वो आम खरीद रहा है, मैंगोज आर बीइंग बॉट बाय हिम, आम उसके द्वारा खरीदे जा रहे हैं, बात वही है, कहने का सिर्फ क्या बदला है, तरीका, लहजा बदल गया, और कुछ भी नहीं, समझ गए। एक बार और देखते हैं, एक बार एग्जांपल करते हैं साथ, जैसे मान लीजिए सेंटेंस, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं जो मैंने बोला था, ध्यान से देखिएगा, अगर आपका टेंस प्रेजेंट है और कंटिन्यूअस है, अगर वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रही होगी, यस और नो, अगर वो पास्ट का कंटिन्यूअस है, अगर वो पास्ट का कंटिन्यूअस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रही होगी, वॉज या, अरे यस और नो, थोड़ा जागते रहो, है ना, सो मत जाना, आप लोग दिन भर से थक जाते हैं ना, इसलिए थोड़ी चिंता होती है कहीं सो ना जाओ, प्लस बी, यस और नो, मैं लेकिन ट्राई कर रहा हूं कि आप लोग जागते रहो, है ना, कुछ ही दिन की बात है बस, इस महीने थोड़े जागते रहो, उसके बाद तो फिर एक महीने सोना, उठना ही मत, है ना, कुंभकर्ण को हरा देना, ठीक है, मतलब हमें सामान्य वाक्य जो मिलेगा टेंस में वो ऐसा मिलेगा, सब्जेक्ट होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब ये होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी, अब उसका हमें पैसे बनाने के लिए कहा जाएगा, तो हमेशा याद रखना, अगर हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें एसएमआर है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर वॉज या वर है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसका तो पैसे वॉइस बनता नहीं है, ये याद रखना, आएगा भी नहीं, बनता नहीं तो आएगा भी नहीं। अच्छा, इन दोनों पे बात करते हैं, जब भी इनका एक्टिव से पैसे बनेगा तो जो हेल्पिंग वर्ब है वही रहेगी, बस उसमें क्या जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा बेटा, इसमें भी क्या जुड़ जाएगा, प्लस, कब जुड़ जाएगा, जब हम इसका क्या बनाएंगे, ठीक बात है, ठीक बात, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, जब स्ट्रक्चर एक्टिव में रहेगा, किस में रहेगा, तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, सब्जेक्ट होगा उसमें, हेल्पिंग वर्ब होगी जो ऊपर हमने लिख रखी है, मेन वर्ब होंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इस वाले टेंस के लिए बोल रहा हूं, कंटिन्यूअस के लिए, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कहानी भी समझ लो, जब सब्जेक्ट होता है और जब ऑब्जेक्ट बनता है तो इनमें कुछ बदलाव आते हैं, कैसे, आई जो है वो मी बन जाता है, क्या बन जाता है बेटा, वी जो है वो अस बन जाता है, क्या बन जाता है, यू जो है वो यू ही रह जाता है, यस और नो, ही जो है वो हिम बन जाता है, यस और नो, शी हर बन जाता है, इट ही रह जाता है, और एक और बचा है क्या, दे, वो बन जाता है देम, THEM, इतना याद रखना है हमको, ठीक बात है। अच्छा, तो
एक्टिव में ऐसा स्ट्रक्चर है तो सर पैसिव में कैसा दिखाई देगा, वो भी हम देख लेते हैं। जो ऑब्जेक्ट है अब वो नई जगह ले लेगा, वो किसकी जगह ले लेगा, सब्जेक्ट की। तो वो ऑब्जेक्ट में लिख रहा हूं सिर्फ आपकी मेमोरी के लिए, लेकिन अब वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया है। मान लीजिए, सुनना ध्यान से, अगर वहां पर मी लिखा है तो अब वो यहां के क्या बन जाएगा, अगर वहां पर अस लिखा है तो यहां के क्या बन जाएगा, अगर वहां पर हर लिखा है तो यहां के क्या बन जाएगा। अरे यस और नो, ठीक बात है। प्लस जो एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी। हेल्पिंग वर्ब का निर्धारण अब कौन करेगा, ये जो अब नया सब्जेक्ट है वो डिसाइड करेगा कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इस एमआर में से क्या आएगा, प्लस उसमें क्या लग जाएगा, प्लस मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, प्लस प्रीपोजिशन मैक्सिमम बाय आएगा। मैं इसे स्टार इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि कहीं कहीं प्रीपोजिशन बदल जाता, वो भी मैं आपको बताऊंगा कब बदल जाता है। प्लस जो सब्जेक्ट था अब वो पीछे ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा। इसका मतलब ये हुआ अगर सब्जेक्ट में यहां पर आई लिखा है तो वहां जाके वो क्या बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अगर वहां पर दे लिखा है तो वहां जाके क्या बन जाएगा। अरे यस और नो, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक बात है। पहले सेंटेंस को ध्यान से देख लो। हमने देखा ये सब्जेक्ट है यस और नो, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। देखो ऊपर वाले स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है, एक्टिव में है। प्लस ए बुक, ये हमारा पूरा क्या है, क्लियर हो रहा है यहां तक। हम ए बुक को उठा लाएंगे आगे, क्यों, क्योंकि वो क्या है, अच्छा ये वाले ऑब्जेक्ट को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोई प्रोनाउन नहीं है कि जो मी होता तो हम उसको आई कर देते। ये क्या है, एक नाउन है, संज्ञा है, संज्ञा में बदलाव नहीं होता है। अच्छा उठाओ ए बुक, क्लियर हो गया, ए बुक आगे आ गया, ऑब्जेक्ट आगे आ गया। फिर स्ट्रक्चर कहता है पैसिव में कि हेल्पिंग वर्ब। अब ध्यान से देखना, क्योंकि आई था तो एम आया था, अब ए बुक एक ही बुक है तो बताओ इज एम आर में से क्या आएगा, इज आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब बुक इज, फिर क्या लगेगा, बुक इज बीइंग, ठीक है। रीड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा हुआ है, यस और नो। अब पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि रीड की अलग अलग फॉर्म्स होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि रीड की फर्स्ट फॉर्म होती है रीड, सेकंड फॉर्म होती है रेड, लेकिन स्पेलिंग क्या रहती है, सेम, रीड रेड, और थर्ड फॉर्म होती है रेड। थर्ड फॉर्म भी स्पेलिंग सेम लेकिन उच्चारण अलग, रीड रेड रेड, रीड रेड रेड, उच्चारण चेंज होता है लेकिन स्पेलिंग सेम रहती है, ठीक बात है। हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, अ बुक इज बीइंग रेड, प्रपोजिशन बाय, यहां क्या लिखा था, आई, आई वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया, पक्का लिख लिया क्या, वेरी गुड। थोड़ा सा स्पीड में लिखेंगे सही बच्चे, है ना। आप में से ऐसे बच्चे कौन से जो बाहर से आते हैं, मतलब बासुदा से बाहर से आते हैं, जो आप कैसे जाते हैं, बाइक, स्कूटी, बाइक, क्या है, कोई लेने आता है, कितने बजे आएंगे, ठीक है 7 बजे तक का टाइम है हमारे पास, है ना, ठीक बात है, ठीक हो गया क्या, आप सभी ग्रुप में जुड़ गए हैं क्या, क्या अभी भी कुछ ऐसे बच्चे जो ग्रुप में नहीं है, क्यों,
क्योंकि कल का टाइम मैं सोच रहा हूँ अभी डिसाइड नहीं है मेरे पास, और मैं कल ग्रुप में डलवा दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? शाम के टाइम आ जाएंगे। अच्छा, कल ये इस स्कूल की पूरी फेयरवेल है, संडे के दिन रखा है, क्या बात है। शाम को, रात को कैसे बुलाएंगे? तो 4 बजे फ्री हो जाओगे ना यार कल तो। अरे तो जल्दी फ्री हो जाना, क्या हो गया? 5 बजे रख लेते ना, 5 से 7 कर लेंगे, है ना? आप लोग तो आ जाएंगे ना, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो 5 से 7 रख लेंगे कल। अब चूंकि आप लोगों ने क्लियर कर ही दिया है कि दोपहर में रखना नहीं है, तो एक बार ग्रुप जरूर देख लेना, इन केस अगर मुझे कोई इमरजेंसी काम नहीं आया तो 99% ये तय है कि 5 बजे से क्लास होगी। ठीक बात है। और 1% अपन थोड़ा ईश्वर के लिए भी छोड़ दे, नहीं भगवान सोचेंगे कि भाई ये कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में है, सब कुछ इसने खुद ही डिसाइड कर लिया 100%। वाह, देखो अभी बताते हैं इसको है। चलो क्या बढ़े आगे, हो गया ये वेरी इजी क्वेश्चन। आनंद इज डैश एमए इन इंग्लिश। क्या? आनंद इज डैश एमए इन इंग्लिश। आनंद इज डैश एमए इन इंग्लिश। क्या आएगा? दा। जो लोग एन बोल रहे हैं वो करेक्ट है, जिन्होंने दा बोला है मतलब उनका भी पढ़ाई में मन नहीं लगा है, अभी वो कुछ तो दिवा स्वप्न में है। दिवा स्वप्न को इंग्लिश में बोलते हैं डे ड्रीमिंग, है ना, आंखें खोल के सपने देखना। तो थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, यहाँ पे दा आने की कोई भी पॉसिबिलिटी। एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स, ये डिग्री का नाम है, ये कोई विशेष बात। कई सारे लोग एमए करते हैं भैया, यस और नो। तो एमए जब बोलेंगे हम उच्चारण करेंगे तो क्या उच्चारण आएगा? एम ए क्या है? एकदम आंसर सीधा सीधा है भाई, कोई भी दा की आवश्यकता नहीं। एक और क्वेश्चन आता है इसी जैसा, माय फादर इज डैश एम एल ए। किया होगा आप लोगों ने, किया है ना, कई बार किया होगा ना, तो फिर इसमें गलती कैसे कर रहे हैं ये? हाँ चलिए बढ़े आगे। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, इसका हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, यस और नो, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे बच्चे जिनका, अच्छा, हैव यू डैश कंप्लेंट अगेंस्ट अस। मच जिनका आंसर है, कोई नहीं है ऐसा। जिनका मैनी आंसर है, मैनी आपका, सम वाले और एनी वाले, थैंक यू सो मच, बचा लिया आपने। करेक्ट आंसर इज, आपने जो मैनी बताया बेटा, आपने मैनी क्यों लगाया है? आपने मैनी क्यों लगाया है? ध्यान दो भाई, है ना, ध्यान नहीं दिया। स्पष्ट दिख रहा है, पूछ रहे हैं ना, क्वेश्चन है। आपने फर्स्ट क्लास ली थी क्या हमारी, पहले दिन की क्लास? उसी दिन नहीं, सबसे पहली क्लास जो हमारी नहीं ली थी ना, उसमें हमने क्या पढ़ाया था? सम और एनी का यूज पढ़ाया था, सबको याद है? पक्का? चलो तो एक बार फटाफट रिवाइज करें ताकि दिमाग में रिवीजन हो जाए। क्या कि यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्या आएगा? सम आएगा, मैं पूरा लिख दे रहा हूं ये। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्या आएगा? अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक हो तो क्या आएगा? इतना क्लियर है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्या आएगा? नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव है तो। अगर सेंटेंस की शुरुआत वुड से, विल से होगी और उनसे कैसा भाव निकल रहा होगा? रिक्वेस्ट, निवेदन का भाव निकल रहा होगा, तब भी क्या आएगा? बावजूद इसके कि सेंटेंस कैसा है? क्वेश्चन। बावजूद इसके कि वो क्या है? एक क्वेश्चन है, तब भी वहां पर क्या आएगा? तब हम ये वाला लॉजिक नहीं लगाएंगे कि यहाँ प्रश्न आता है तो ए नहीं आएगा, नो। तब हमें ये देखना है, अगर वुड से शुरू हो रहा है, विल से शुरू हो रहा है और विनम्र निवेदन का भाव है तो सही क्या माना जाएगा? इतना क्लियर हो गया। अगर सेंटेंस में प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड आ जाए
तब भी क्या आएगा, सम आएगा, यस और नो? क्यों? क्योंकि उनसे भी विनम्र निवेदन या निवेदन के भाव आते हैं। इतना हम समझ गए। पहला दोबारा रिपीट करते हैं, पॉजिटिव के साथ, विल या वुड से शुरू होने वाले के साथ, प्लीज और काइंडली वाले के साथ, खत्म सम। नेगेटिव के साथ, कोई तो सम बोला, नशे में हो क्या? फिर नेगेटिव के साथ, नशा मतलब नींद का नशा, है ना? गलत नहीं होना है, घबराना नहीं एकदम। नींद का नशा होता है ना, जब अपन बहुत सारा आधा किलो चावल खा के आते हैं क्लास में, है ना, भर के चावल खा लिया, दाल चावल, फिर एकदम नींद आती है बहुत जोर से कि अब 3 घंटे उठाना मत बस हमें कोई। नेगेटिव के साथ, इंट्रोगेटिव के साथ, अच्छा मैंने कहा नेगेटिव के साथ एनी आता है। नेगेटिव पहचानने का तरीका क्या होता है, सेंटेंस में क्या आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें नॉट, वो कौन कौन से होते हैं, जिनमें ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या आ जाता है, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, नेवर, विदाउट। अरे यस और नो? अगर ये वर्ड्स आ जाएं तो सेंटेंस में नॉट वर्ड नहीं आता। अगर ये वर्ड्स आ जाए तो सेंटेंस में नॉट वर्ड, लेकिन इसके बावजूद वो सेंटेंस कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और उनके साथ क्या आता है, क्योंकि इस वर्ड का हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर। क्या होता है? नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और विदाउट का मतलब होता है के बिना। तो सबके सब कैसे वर्ड है, नेगेटिव। तो इनके साथ क्या आएगा, आप लिख लीजिएगा ना, आपके पास नहीं लिखा होगा। बढ़े आगे, चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप याद करेंगे इस क्वेश्चन को, मैंने पहले करवा दिया है, एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, करवाया है, पेपर में नहीं आया था लेकिन मैंने पढ़ाया है। ये हमने कंबाइनिंग ऑफ सेंटेंस पढ़े थे। यस, करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही इज पुअर, ही इज पुअर, वो क्या है, गरीब है और ईमानदार है। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं वो गरीब है और ईमानदार है, लेकिन आप ध्यान से सोचिए, गरीब होना और ऑनेस्ट होना, देखो गरीब होना एक नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है, नकारात्मक वाक्य। यस और नो? ये मानते हो आप ये बात, नेगेटिव है पुअर होना। ईमानदार होना एक कैसा वर्ड है, पॉजिटिव, सकारात्मक वर्ड है। यस और नो? दो वर्ड्स, दो उन्होंने विशेषताएं बताई एक ही व्यक्ति की। एक ही व्यक्ति की कैसी विशेषता है, वो गरीब है, ईमानदार है। तो ये दोनों बातें एक दूसरे की विरोध है या एक जैसी है, विरोध है। विरोध है तो क्या आना चाहिए, अरे यस और नो? अब इस सेंटेंस से अपन क्या सीख सकते हैं, ये सीख सकते हैं, अगर ये सेंटेंस ऐसा आता, ध्यान से सुनना कैसा आता, ही इज रिच डैश ऑनेस्ट, तो बताइए हम क्या लगाते? यस, क्योंकि दोनों ही क्वालिटीज कैसी हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना, कैसी है, या यूं कह लो एक जैसी हैं। अमीर होना, ईमानदार होना, दोनों ही सकारात्मक भाव है। तो इनको किससे जोड़ा जाएगा, एंड से। बट का मतलब होता है लेकिन, बट का मतलब क्या होता है, और एंड का मतलब होता है और। वह अमीर है और ईमानदार है, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। ये देखो, लेकिन से ज्यादा सही ट्यून कर रहा है। यस और नो? अगर सेंटेंस ऐसा होता, ही इज पुअर डैश डिसऑनेस्ट, अभी आंसर मत बोलना कोई, ये सेंटेंस होता है, ही इज पुअर डैश डिसऑनेस्ट। सभी बच्चे अपना आंसर सोच लीजिए इस वाले क्वेश्चन के लिए। सोच लिया, ये ऑप्शन आपकी यही है, बस डन। चलिए आंसर, जिनका आंसर ए है, जिनका आंसर बी है, जिनका आंसर सी, अच्छा बी वाले पे भी कोई नहीं हाथ उठा रहा तो क्या और नॉर पे जाओगे क्या? जिनका आंसर ए है, अभी हाथ बढ़ गए, गलत बात है। जिनके आंसर बी है, बी वाले पे कोई नहीं, सी, डी, तो फिर काय पे हो? अच्छा, आप लोग समझे नहीं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। ही इज पुअर, पुअर होना कैसा वर्ड है, और डिसऑनेस्ट यानी बेईमान, ऑनेस्ट का उल्टा नेगेटिव। दोनों एक जैसे ही तो शब्द है, एंड से जोड़ो ना, क्या दिक्कत है।
वह गरीब है और बेईमान है। नेगेटिव है दोनों वर्ड, यस और नो? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो क्या आता है बट, दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव हो तो क्या आता है? सिंपल सी बात है, दोनों एक ही ट्यून में जा रहे हैं, एक ही धुन में जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है? आप समझ गए? पक्का? गुड। अगला करो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, 10th क्लास में भी मैंने आज की क्लास में पढ़ाया है, सेम क्वेश्चन। करिए। ऐसे बच्चे जिनका आंसर ए है, ऐसे बच्चे जिनका आंसर बी है, ऐसे बच्चे जिनका आंसर सी है और जिनका आंसर डी है। तो अधिकतर बच्चों का आंसर क्या है? ए। करेक्ट आंसर बी क्या है? आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पढ़े? 3 वर्ड्स आते हैं हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा और लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ। क्या है वो 3 वर्ड्स? एक वर्ड है बेटा शुड, एक वर्ड क्या है? शुड। एक वर्ड है मस्ट, एक वर्ड क्या है? मस्ट। और एक वर्ड है ऑट टू, एक वर्ड क्या है? ऑट टू। ध्यान से देखेंगे सभी, 3 वर्ड्स है हमारे पास, एक है शुड, एक है मस्ट और एक क्या है? इन तीनों ही वर्ड्स का मतलब हिंदी में अगर हम निकालें तो होता है चाहिए। चाहिए मतलब वांट वाला चाहिए नहीं, मुझे ये चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपसे कहूं आपको रोज पढ़ाई करनी, हमें झूठ नहीं बोलना, हमें रोज विद्यालय जाना, हमें बड़ों का सम्मान करना, हमें देश का सम्मान करना, हमें परीक्षा के लिए खूब मेहनत करनी, इसमें हमारे चाहिए का मतलब वांट नहीं है, हमें ये चाहिए। अरे ऐसा नो, वो अलग है, वो WANT वांट अलग है ना। ये चाहिए मतलब ऐसा करना चाहिए, हम एक सलाह दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि सलाह दे रहे हैं, एक नैतिक बात कर रहे हैं, समझ गए? तो अगर इन तीनों का ही मतलब चाहिए है तो फिर इन तीनों 3 वर्ड क्यों है, एक वर्ड क्यों नहीं है? मतलब इनमें कुछ तो अंतर है। ध्यान से देखिएगा, शुड का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जब हम किसी को सलाह दे रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा? एडवाइस दे रहे हो, सलाह दे रहे हो। मस्ट का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां हमारा कोई नियम हो और अगर हम उसे नहीं पालन करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगा, दंड मिलेगा। तो वहां हम क्या लगाते हैं? या हम किसी चीज पे जोर दे के बात कह रहे हो कि ऐसा करना ही चाहिए, ऑप्शन नहीं है आपके पास, तब भी क्या आएगा? मस्ट। जब नियम, नियम वर्ड से याद रखना, रूल हो, कोई चीज का रूल बना दिया गया हो कि अगर ऐसा करना ही पड़ेगा या करना ही चाहिए, पड़ेगा नहीं बोलो, ऐसा करना ही चाहिए, नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, दंड मिलेगा। और ऑट टू कहां आता है? जहां हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो, जिसको बोलते हैं मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक जिम्मेदारी हो, वहां पर हम क्या लगाते हैं? ऑट टू। इन तीनों के एक एक एग्जांपल ले लें तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे मैं कहूं we should read one page, we should read one page daily। देखिए, we should read one page daily, या मैं आपसे कह दूं you should read one page daily, मैं आपसे कहूं कि आपको डेली एक पेज पढ़ना चाहिए। ये मेरी क्या है? आपको एडवाइस है, सिंपल सी एडवाइस है। आपको ग्रामर, यू शुड, मैं कहूं आपसे यू शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस डेली। आपको प्रतिदिन 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, सिंपल सी एडवाइस है, करना हो आप करिए, नहीं करना हो कोई बात नहीं। यू शुड वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम, आपको अपने एग्जाम के लिए खूब मेहनत करनी, सलाह है, सिंपल सी सलाह देके मैं सलाह, ठीक बात है, सलाह। मस्ट, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वी मस्ट, हमें बिल्कुल करना ही चाहिए, क्या? फॉलो, पालन, क्या? रूल्स ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक के नियम। क्या हमारे पास विकल्प है ना करने का? क्या तुम्हारे पास विकल्प है कि तुम लेफ्ट साइड से गाड़ी ना चलाओ, राइट साइड से चलाओ? सामने सारी गाड़ी आ रही हो, तुम चले जा रहे हो, ऑप्शन तो है ना हमारे पास भाई, चलना ही पड़ेगा जहां चलते हैं। क्या तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम फुटपाथ के ऊपर गाड़ी चलाते हो चले जाओ? क्या आपके पास ऑप्शन है कि आप बिना हेलमेट के, तो हालांकि चला लेते हैं लोग, नहीं चलाना चाहिए ना, चालान का नियम है ना उसके लिए। क्या हमारे पास ये फ्रीडम है, आजादी है कि हम बिना सीट बेल्ट के कार चलाएं? नहीं है। अगर चलाएंगे तो चालान का नियम है, तो वहां सारी चीजें क्या आएंगी? मस्ट में। यस और नो? क्लियर हो रहा है? और अगला आता है ऑट टू, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, नैतिक चीजें क्या है सर ये? जैसे मैं आपसे कहूं, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना, ये हमारी क्या है?
नैतिक जिम्मेदारी है ना, नैतिक शिक्षा सीखी है ना, हमें हमारे देश का सम्मान करना चाहिए। तो हम बोलेंगे वी शुड नहीं बोलेंगे, मस्ट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, वी ought to respect our teachers, पेरेंट्स, कुछ भी हो सकता है, कंट्री, कुछ भी हो सकता है, हमें हमारे टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाए वापस, लिख लिया सभी ने? अरे लिख ही लिया होगा, बहुत देर हो गई। बढ़े आगे। ओके, इसी के साथ हमारे पांचों सेट के फिल इन द बैंक्स समाप्त हुए। अब आपका काम है, सुनना ध्यान से बेटा, पीछे। अब आपका काम है कि अब आप लोग रिवीजन करेंगे इनका बार बार, और ऐसे और क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, आप उनको प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल सिंसियर तरीके से करेंगे। कोई भी डाउट है तुरंत पूछिए आप अगले दिन की क्लास में। क्लियर हो रहा है? अब हम शुरू कर रहे हैं किससे? डू-एज डायरेक्टेड से। कैसे शुरू कर रहे हैं? तो आखिरी वाले सेट के ही डू-एज डायरेक्टेड निकाल लीजिए, जहां पर है ना उसी सेट से, है ना, तो बिल्कुल जस्ट नीचे उसके डू-एज डायरेक्टेड है हमारे। वाह, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है, इसको बहुत ही आराम से हम करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा इससे। करें शुरू? क्या क्वेश्चन दिया गया है? द बॉय इज माई कजिन, यहां देखेंगे सभी बच्चे, बेटा यहां देखिए, द बॉय इज माई कजिन, द बॉय इज वियरिंग अ रेड शर्ट, ये इन्होंने कहा है। करना ये है कि रीराइट करिए, क्वेश्चन था द बॉय इज माई कजिन, द बॉय इज वियरिंग अ रेड शर्ट। जो बॉय है वो मेरा चचेरा भाई है, और जो बॉय है उसने लाल कलर की शर्ट पहनी हुई है। ध्यान से सुनिएगा कैसे करते हैं इसको, मैंने पहले भी समझा है, दोबारा समझा रहा हूं। जैसे मैं आपसे कहूं ही इज माई टीचर, ही इज माई टीचर, ये बोल के मैं छोड़ दूं, मैं बोलूंगा ही इज माई टीचर, बोल दिया। अब आप कहोगे सर ही में कौन, ये चार लोग खड़े सामने, कौन है आपका टीचर, ये सुन लो। तो फिर मैं उस ही के बारे में, आपको अतिरिक्त जानकारी दूंगा। इस ही के बारे में आपको क्या दूंगा? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की ही, वो जो वह खड़ा है जिसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है, वो मेरा क्या है? टीचर। वह जिसने सफेद कलर की शर्ट पहनी है, वो मेरा कौन है? टीचर है, वो मेरे टीचर है। यस और नो? इसी बात को मैं कैसे बोलूंगा? ही हु इज वियरिंग व्हाइट शर्ट, देखो ध्यान से, जो मैंने लिखा है ना हु इज वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट या हु इज वेयरिंग व्हाइट शर्ट, ये इस ही के बारे में क्या है? एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी है। और बचा हुआ सेंटेंस क्या था? इज माय टीचर। इस सेंटेंस को भी उसी नजर से देखो जो यहां लिखा है। मैंने बोला द बॉय इज माय कजिन, मैंने बोला द बॉय इज माय कजिन, वो जो लड़का है वो मेरा क्या है? कजिन है, चचेरा भाई है। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा भाई? वो चार खड़े हैं, तो मैं उसमें स्पेसिफाई करूंगा कि he who is wearing a red shirt is my cousin। समझ में आ रही बात? तो कैसे होगा सेंटेंस कंबाइन? हम बोलेंगे, सॉरी हाँ ही नहीं है यहाँ पर, हाँ द बॉय, हम लगाएंगे, इन्होंने बोला भी है रीराइट द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु का इस्तेमाल करके। करिए तो हमें आसान हो गया। कई बार वो हु नहीं लिखते, कहते कंबाइन द सेंटेंस, बस इतना लिख के छोड़ देते हैं। ये हिंट भी नहीं देते कैसे जोड़ना है, हमें दिमाग लगाना पड़ता है कि हु से ही जुड़ेगा। तो हम लिखेंगे द बॉय। देखो द बॉय के बारे में हमने, देखो दोनों जगह द बॉय है, यानी कि दोनों जगह द बॉय की ही बात हो रही है। तो हम इस सेंटेंस को ब्रेक कर रहे हैं बीच में से, यहां से कर दिया ब्रेक। क्यों? ताकि ये जो हम बात बोल रहे थे इसका स्पष्टीकरण तो पता चले कि भाई बंदा है कौन, जो मेरा चचेरा भाई है। तो हमने क्या किया? द बॉय लिखा, और यू इमेजिन करो कि हमने इस सेंटेंस को बीच में से ब्रेक कर दिया है, इज माय कजिन लिख दिया, फिर फुल स्टॉप। मतलब हमने एक पूरे सेंटेंस को ब्रेक कर दिया बीच में से। क्यों? क्योंकि हम इस द बॉय के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहते थे। उस इंफॉर्मेशन को हमें किससे जोड़ना है? तो ये द बॉय तो ऑलरेडी हम बोल चुके हैं ना, क्या बचा है?
हु इज wearing a red shirt is my cousin. क्लियर हो गया? नोट कर लिया होगा आपने. मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं, आप उसको बनाइएगा. बनाएंगे? तो एग्जांपल है, मैंने बोला दे आर फार्मर, दे आर फार्मर्स. और सेकेंड सेंटेंस है दे आर डांसिंग, दे आर डांसिंग. जोड़िए इन दोनों सेंटेंस को. लिखिए. बेटा आप लिख क्यों नहीं रहे हैं? और कौन दिख रहा है मुझे नहीं लिख? तो आप आगे क्यों नहीं बैठते हैं? बढ़िया. तो आपने आई चेकअप कराया? अपने आंखों का चेकअप कराया? कब कराओगे? जब एकदम ही दृष्टि बाधित हो जाओगे, एकदम ही दिखना बंद हो जाएगा, तब चेकअप कराइए. अरे अच्छी बात है, वो देख के लिख लेते हो आप, लेकिन अगर आप वीकनेस अगर है तो दिखा लीजिए. मैं सलाह दे रहा हूँ, शुड का इस्तेमाल करेंगे अपन इसमें, है ना. जब सलाह देते तो क्या लगाते हैं? शुड. ये शुड वाला सेंटेंस है, मस्ट वाला नहीं कह रहा हूँ. आपकी मर्जी है, नहीं कराना कोई बात नहीं. कर लिया? क्या बनेगा? देखो मैं यहीं से बोल रहा हूँ, आप लोग कर पाएंगे. दे, यस, हु आर डांसिंग आर फार्मर्स. यस और नो? सभी का हो गया? वेरी गुड. अगला. चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखें क्या? एक और कर लें क्या? कर लो भाई, बहुत अच्छी बात है. हिज ब्रदर इज वेरी स्टूडियस. क्या देखिए सभी बच्चे, तो हिज ब्रदर इज वेरी स्टूडियस. उसका जो भाई है वो बहुत पढ़ाकू है. ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट. रेयरली याद आ रहा है? याद आ रहा है? रेयरली ना के बराबर, मतलब वो ना के बराबर ही टाइम निकाल पाता है. के लिए? मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए. ठीक बात है. इस सेंटेंस को हमें किससे जोड़ना है? सो और दैट की. सो का मतलब होता है इतना, और दैट का मतलब होता है की. ध्यान से समझिएगा. एक छोटा सा एग्जांपल अपन समझते हैं जो सिंपल है, थोड़ा इससे और आसान करते हैं. जैसे मैंने बोला ही इज वेरी वीक. वो जो है बहुत कमजोर है. ध्यान से देखना बेटा सब. यहाँ ही इज वेरी वीक, और मैंने कहा ही कैन नॉट वॉक. देखो वो जो है बहुत कमजोर है. वो क्या है? और वो चल नहीं सकता. क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता? यस और नो? क्या मैं दो अलग अलग वाक्य न बोलने की बजाय कैसे बोल सकता हूं कि वह बहुत कमजोर है, वह चल नहीं सकता? ये दो वाक्य हैं. मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वह इतना कमजोर है कि मैं क्यों नहीं चल सकता? भाई मैं कहां से आ रहा है तुम्हारा? वो कमजोर है, चल तुम नहीं सक रहे. ठीक है? कैसे बनेगा? तो हम इस्तेमाल करेंगे किसका? किसकी जगह बेटा? बातें नहीं, बातें नहीं. किसकी जगह? वेरी गुड. तो बनाइए. ही, बोलिए, इज सो वीक. वो इतना कमजोर है. आराम से, आराम से. दैट, रिपीट, ही, अरे यस और नो? बिल्कुल एज इट इज वहां आ जाएगा. ही कैन नॉट वॉक. वॉक नहीं, वॉक. ठीक है, चलना. अब इसे भी बनाइए. कैसे? हिज ब्रदर इज, हिज ब्रदर इज सो स्टूडियस. ये फुल स्टॉप हटा दो अब, क्योंकि एक ही वाक्य बनने वाला है. दैट ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट. और फुल स्टॉप. क्या ये कठिन है? अगर आपको याद हो, हमने सेट नंबर 1 में भी ये वाला क्वेश्चन किया है. सेट नंबर 1 का डू एज डायरेक्टेड का आखिरी क्वेश्चन. यस और नो? वेरी गुड. तो ये रिलेट करना सीखो कि यार वो सेट में हमने वो किया था, तो अगले वाले सेट में हमारा गलत होना नहीं चाहिए. तभी तो हम सीख रहे हैं. वरना अगर हम एक ही मिस्टेक हर सेट में करेंगे तो फिर तो 2-3 जन्म लेने पड़ेंगे हमें, है ना, सारी मिस्टेक करने में. यस और नो?
आज के लिए इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। होमवर्क करके आएंगे, होमवर्क दे दे। तो आप सभी सुनिए, बैठिए। जिन्होंने अनसीन पैसेजेस सॉल्व नहीं किए हैं वो पहले अनसीन पैसेजेस पूरे सॉल्व करेंगे। दूसरा सुनना ध्यान से, सेक्शन डी, सभी सेट के सेक्शन डी के एक्सट्रैक्ट सॉल्व करेंगे। सेक्शन डी समझ गए, एक्सट्रैक्ट समझ गए, जो हमारे चैप्टर के अंदर से आते हैं वो पूरे करके आइए। डन? ओके, मिलते हैं फिर कल कितने बजे? 5 बजे, है ना? मैसेज करवा दूंगा मैं ग्रुप में। थैंक यू।